तो आज हम बात करेंगे चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें मिलेगा आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ पदार्थों को चुंबकीय गुणों के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, एक है अनुचुंबकीय पदार्थ और एक है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ, ये तीन प्रकार से जो है पदार्थों को वर्गीकृत किया गया है उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर। तो ये एकदम रटा रटाया डेफिनेशन टाइप का होगा कि आप इसे रटे समझे भी, है ना। तो एक बार ऐसे लेक्चर जब आप सुन लेंगे तो कुछ कहीं के बैठे बैठे तो आपको कुछ याद हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसलिए जरूर इसको ध्यान से सुने कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। अगर हम बात करेंगे तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आपको बताना है कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं। मामूली सा चुंबकित का मतलब हो गया कि थोड़ा सा चुंबक के गुणों के साथ जो है, थोड़ा सा चुंबक के गुणों के साथ क्या होंगे, ये आकर्षित या प्रतिकर्षित का गुण पाया जाएगा, जो भी होगा। लेकिन विपरीत दिशा का मतलब प्रतिकर्षण ही होता है। तो आप बताएंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहा, फिर से एक बार सुनने की, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जो क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, जो क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, जो क्षेत्र की दूसरी दिशा नहीं, उसी दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जल्दबाजी चक्कर में थोड़ा सा फंस गया, माफी चाहता हूं, फिर से आराम आराम से सुनिए। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ में आप बताएंगे ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ। यानी तीनों में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा, एकदम लॉजिकली हम इसे याद भी कर सकते हैं, रट भी सकते हैं, जैसे भी आप समझें, और समझ भी सकते हैं कि प्रति मतलब चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होगा। यानी छोटा मोटा अगर मैग्नेटिक फील्ड है ना तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये दिखेगा ही नहीं। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जो हम इसको रखेंगे तो हमें दिखेगा कि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की विपरीत दिशा में ये मामूली सा क्या हो रहा है? चुंबकित हो रहा है। अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, और लौह चुंबकीय पदार्थ वो होता है जो क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होता है। अब देखें इसके दूसरे गुणों की हम लोग बात करेंगे तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। चुंबकत्व का गुण क्या होता है? समाप्त हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है इसमें। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम उसे रखे हैं तो उसके अंदर ये जो थोड़ा सा चुंबकित होने का गुण पाया जा रहा है, जब चुंबकीय क्षेत्र हटा लेंगे तो इसका गुण क्या होगा? समाप्त हो जाएगा।
यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर चुंबकत्व का गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थों में भी चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर चुंबकत्व का गुण या चुंबकीय गुण जो है वो समाप्त हो जाता है। चुंबकत्व का गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी चुंबकत्व का गुण बाकी रहता है, यानी समाप्त नहीं होता है। इसमें चुंबकत्व का गुण बाकी रहता है, यानी वो समाप्त नहीं होता है। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, और जो बहुत प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, उसे लौह चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय क्षेत्र हटा लीजिए तो चुंबक का गुण समाप्त हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र हटा लीजिए, चुंबक का गुण समाप्त हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र हटा लीजिए, लेकिन चुंबक का गुण समाप्त नहीं होगा, बाकी रहेगा उसके अंदर, तो उसे हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। क्लियर हो रहा है? आगे देखेंगे हम लोग जो है तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है। इसमें देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र में तनिक प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। चुंबकीय क्षेत्र में तनिक प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, या चुंबकीय क्षेत्र में बहुत थोड़ा सा क्या करता है, प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। और यह चुंबकीय क्षेत्र में तनिक आकर्षण का अनुभव करता है। वो तनिक प्रतिकर्षण और ये तनिक आकर्षण, तनिक मतलब बहुत थोड़ा सा, चिन्नी सा, है ना। तो इसमें बताना है कि आप जो है चुंबकीय क्षेत्र में ये तनिक प्रतिकर्षण होता है और चुंबकीय क्षेत्र में ये तनिक आकर्षण होता है। अब देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में बहुत प्रबल रूप से क्या होता है, आकर्षित होता है। बहुत प्रबल रूप से आकर्षित होता है। ऐसे भी चुंबक पाए जाते हैं कि टक्कर इतना खतरनाक होगा कि एक दूसरे को तोड़ फोड़ देंगे। ठीक है ना। चलिए बात करेंगे फिर से कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं, उसे हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, उसे लौह चुंबकीय पदार्थ। ये दोनों ही दिशा में है, लेकिन ये बहुत मामूली सा, ये बहुत प्रबल रूप से, है ना। ऐसे ही एक स्टोरी टाइप का प्रवचन जैसा बोल बोल के आप कर लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र हटा लेंगे तो चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेंगे, चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेंगे, लेकिन चुंबकत्व का गुण समाप्त नहीं होगा। उसके बाद ये बहुत तनिक प्रतिकर्षण, बहुत तनिक आकर्षण, और ये बहुत ही प्रबल रूप से क्या होता है, आकर्षित होता है। अब देखिए, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम बहुत कम होती है, यानी कम व ऋणात्मक होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अगर हम देखेंगे, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अगर हम देखेंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम जो है वो भी कम लेकिन धनात्मक होती है। और इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है और परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। और यहीं से क्यूरी ताप जैसा एक प्रश्न बनता है कि वह ताप जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय और ऊपर क्या हो जाता है, अनुचुंबकीय। यानी जब किसी पदार्थ को गर्म करते जाते हैं तो उसके लौह चुंबकत्व का गुण खत्म होता जाता है और धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, अनुचुंबकीय। एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि उसके नीचे पदार्थ रहता है लौह, और जैसे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पदार्थ हो जाएगा अनुचुंबकीय। तो ऐसे ताप को हम लोग क्यूरी ताप कहते हैं। और ये चुंबकीय प्रवृत्ति इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है वो टेम्परेचर जो आपका है, इसे क्यूरी का नियम कहते हैं।
वैसे सिलेबस नहीं है, नहीं तो फिर इसको और डिटेल में पढ़ाया जाता। यही मेन आपका सिलेबस है, चार्ट और धारावाही परिनालिका, जो कि अगले लेक्चर में पढ़ा दिया था, और चार्ट। बाकी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण होते हैं वैसे ही जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं गुण है, वैसे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण है। जिसे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण याद है उसे चुंबकीय बल रेखाओं का गुण भी याद हो जाएगा। दोनों में मुख्य अंतर केवल यही है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज लूप बनाती है, बंद वक्र बनाती हैं, जबकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। जल्दी जल्दी हो गया, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। इतना ही दोनों में अंतर है। बाकी जैसे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़े हैं वैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं गुण। ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो मैं बता रहा हूं, इस चैप्टर से यही पूछ लेगा, कहेगा चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए। बताइए प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में कैसे हम लिख सकते हैं। एक और बात लिखते हैं। अब देखिए इसकी जो ये आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है, आपेक्षिक चुंबकशीलता जो होता है म्यू आर वह 1 से कम होता है। म्यू आर 1 से कम, इसका आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर 1 से ज्यादा होता है। इसका आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर 1 से बहुत बहुत ज्यादा होता है। इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम, एक की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से जो है वो ज्यादा, और एक का आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से बहुत बहुत ज्यादा होता है। 1 से कम, 1 से ज्यादा, 1 से बहुत ज्यादा, 1 से कम, ज्यादा, बहुत ज्यादा, कम, ज्यादा, बहुत ज्यादा, ऐसे आप कर सकते हैं, है ना। म्यू आर कम, ज्यादा, ज्यादा, बहुत ज्यादा लिख सकते हैं आप, है ना। अब इसके बाद देखिए यहां पर ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होते हैं। ये भी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होते हैं। ये केवल क्रिस्टलीय ठोस के रूप में होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के रूप में होते हैं, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट। इन सबके एग्जाम्पल्स आपके होमवर्क हैं, इन सबके एग्जाम्पल्स आपके होमवर्क हैं, है ना। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं जरूर ढूंढेंगे कि इन सबके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। पूछा जो जाता है, मैंने बता दिया। तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ केवल क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है, और जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है। लेकिन अगर हम इसके परमाणुवीय मॉडल की बात करूं तो परमाणुवीय मॉडल में क्या होता है, इसमें ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके बाह्यतम कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, सब युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ अतिरिक्त यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे इसमें कुछ चुंबकीय आघूर्ण आ जाता है। लेकिन अगर हम औसत चुंबकीय आघूर्ण देखें तो इनका भी क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन प्रश्न अगर आता है इस तरह से कि चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, इन लोगों का नहीं, इसका कुछ रहता है। तो इसीलिए इसमें ये बताएंगे कि प्रतिचुंबकीय आघूर्ण जो है, ये जो चुंबकीय आघूर्ण है ये तो शून्य होता है, लेकिन इसमें कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसमें कुछ अस्थाई चुंबकीय आघूर्ण होता है। परंतु नेट चुंबकीय आघूर्ण देखेंगे तो क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन इसमें तो लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या होता है? जटिल अन्योन्य प्रक्रियाएं होती हैं, जटिल अन्योन्य, इनके परमाणु के भीतर जटिल अन्योन्य प्रक्रियाएं होती हैं। और इन जटिल अन्योन्य प्रक्रियाओं के कारण क्या होता है? उसमें असंख्य छोटे छोटे प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं। यानी जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है उसके परमाणु के भीतर जटिल अन्योन्य प्रक्रियाएं होती हैं, जिससे असंख्य प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, असंख्य प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं। और इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? डोमेन। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं।
एक डोमेन में जितनी क्षेत्र रेखाएं होती हैं, आपको बताऊं, अब सब बात खत्म करिए, डोमेन की बात करते हैं। ये इसके अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर एक अस्थाई चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। डोमेन जो होता है, एक डोमेन में जितने भी, मान लीजिए ऐसे ऐसे कुछ संरचना है, एक डोमेन में जितने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी सबकी दिशा एकदम सेम होगी। सबकी दिशा क्या होगी? सेम। देखिए, एक डोमेन में सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा एकदम सेम होगी, लेकिन एक डोमेन अपने पड़ोसी वाले डोमेन से भिन्न दिशा में, ये इधर हो सकता है, कहीं हो सकता है, लेकिन उसी दिशा में नहीं रहेगा, ये इधर हो जाएगा। तो एक डोमेन अपने पड़ोसी वाले डोमेन से, अपने पड़ोसी वाले डोमेन से क्या होता है? भिन्न दिशा में होता है। और इस प्रकार जो है, अगर हम इनका भी कुल नेट चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो शून्य हो जाएगा। इसलिए हर लोहा चुंबक नहीं होता। इसी कारण क्या है, हर लोहा चुंबक नहीं होता है, यही कारण है। अगर इनकी ऐसी आकृति ना होती तो हर लोहा चुंबक बन जाता, लेकिन हर लोहा चुंबक नहीं होता है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसके अंदर जटिल अन्योन्य प्रक्रियाओं के कारण असंख्य प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिसे डोमेन कहा जाता है। इस डोमेन के कारण उसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक बार जल्दी जल्दी से सुन ले, एज अ प्रवचन टाइप का। ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित होता है। और जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है वह चुंबकीय क्षेत्र में बहुत ही प्रबल रूप से क्या होता है? चुंबकित होता है। उसके बाद ये चुंबकीय क्षेत्र हटा लेंगे तो चुंबक का गुण समाप्त, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेंगे तो चुंबक का गुण समाप्त, लेकिन इसमें चुंबक का गुण समाप्त नहीं होता है, बाकी रहता है। जब हम फिर से प्रतिचुंबकीय पदार्थ पे आ रहे हैं तो बता सकते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र में तनिक प्रतिकर्षण, तनिक आकर्षण, और ये बहुत ही प्रबल रूप से क्या होता है? आकर्षित होता है। फिर हम बात करेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो प्रतिकर्षित होते हैं, ये आकर्षित होते हैं तनिक सा, और ये चुंबकीय क्षेत्र में जो है बहुत ही प्रबल रूप से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। फिर जो है इनकी चुंबक जो है चुंबकीय तीव्रता जो होती है वो एक से, चुंबकीय प्रवृत्ति से, चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो बहुत कम होती है, इसकी भी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। फिर इसका म्यू आर एक से कम, इसका म्यू आर एक से ज्यादा, और इसका म्यू आर एक से बहुत बहुत ज्यादा। ये इसका समझ है ना, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय मिटा दिया हो, लेकिन समझ है। उसके बाद ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ये केवल क्रिस्टलीय ठोस के रूप में एग्जांपल आपको देख लेना है ना। और उसके बाद में फिर बताया गया कि जो है इसमें सब युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। इसमें कुछ युग्मित इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जिससे चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, कुछ रहता है। और इसमें जो है क्रिस्टलीय ठोस में जो है वो बहुत ही जटिल अन्योन्य प्रक्रियाओं के कारण असंख्य प्रभावी क्षेत्र बनते हैं जिसे डोमेन कहते हैं। इन डोमेन के कारण एक जो है चुंबकीय आघूर्ण रहता है और वो चुंबक के गुणों को प्रदर्शित करता है। थैंक यू। देखो